हेलो दोस्तों, हाय, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को एस के यादव सर के क्लास में स्वागत है। और अपना केमिस्ट्री के बेसिक क्लास का सिलसिला जारी है, जिसमें हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो देखे हैं। अर्थात पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कहने का सेंस, हम लोग हर पार्ट में 5 एलिमेंट की परमाणु संख्या, तत्व का नाम, संकेत और परमाणु द्रव्यमान को पढ़ते हैं। साथ ही साथ उनके कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज को भी देख लेते हैं। अगर ये आपका बेसिक एलिमेंट का नाम, इनके परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, संकेत का नाम अगर आपको याद हो जाता है अच्छे से, तो आगे आपको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाएंगे। यानी केमिस्ट्री के मूल रूप से समझा जाए तो बेसिक जानकारी चल रही है। और ये बेसिक जानकारी अगर आपको हो जाएगा तो फिर आप क्लास 10th के केमिस्ट्री को अच्छे से समझ सकते हैं। सिर्फ क्लास 10th ही नहीं, बल्कि 9th क्लास और कंपटीशन, इन सब में भी आपको केमिस्ट्री समझने में सुविधा होगी। ठीक है, तो बिना समय गंवाए शुरुआत हम लोग करेंगे पार्ट 4 वीडियो के लिए, जिसमें आपका एलिमेंट की शुरुआत होगी सल्फर से। सल्फर के बारे में क्या हमें जानकारी रखना है, याद रखिएगा। सल्फर का संकेत S होता है, परमाणु संख्या इसका 16 होता है, वही परमाणु द्रव्यमान होता है 32.1। कोई जरूरी नहीं कि आप 32.1 ही याद रखिए, सीधा सीधा 32 याद रखिए। 16 दूना कितना होता है आपको 32। तो सल्फर के बारे में हमको मूल रूप से याद रखना है कि 32। साथ ही साथ सल्फर का टेस्ट आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, कैसा होता है। ये स्वादहीन होता है। अगर सल्फर को चखा जाए तो ये टेस्ट नहीं देता है। साथ ही साथ गंधहीन होता है। ठीक है ना। हालांकि इसका नाम गंधहीन कहा जाए, बट इसका नाम गंधक है। हिंदी में सल्फर का नाम बोला जाए तो सल्फर का नाम क्या हो जाएगा, आपको गंधक हो जाएगा। इनको आपको क्या करना है, याद करके रखना है। साथ ही साथ ये रंगहीन भी धातु है, इसमें कोई कलर भी नहीं होती है। तो इनके बारे में भी सल्फर को थोड़ा याद रखिएगा। सल्फर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी कभी प्रश्न में आ जाए कि सल्फर का फॉर्मूला होता क्या है। हालांकि सल्फर का संकेत तो मैंने S बताया, लेकिन सल्फर का फॉर्मूला याद रखिएगा। कभी कभी आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाए तो सल्फर का फॉर्मूला क्या याद रखना है, S8 होता है। उम्मीद है कि सल्फर के बारे में आप इतना जानकारी लिए होंगे, समझे होंगे। और सल्फर जो होता है ऑक्सीजन से संपर्क करके वो SO2 अम्ल बनाता है। और ये SO2 आपको बहुत ख़राब होता है। आपको हम ऑक्सीजन जिस टाइम पे पढ़ाए थे उस टाइम पे भी बताए थे सल्फर के बारे में। सल्फर और ऑक्सीजन दोनों मिल करके एक गंधक का निर्माण कर लिया, अर्थात SO2 बना लिया। और यह एक ऐसा अम्ल है जो वर्षा बरसती है ना। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि सबसे शुद्ध पानी कौन है। ऑप्शन में गंगा जल दे देगा, ट्यूबवेल का जल दे देगा, वर्षा जल दे देगा। तो यहाँ पे बच्चा जो फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन को देखता है तो उनको लगता रहता है गंगा जल शुद्ध होता है, गंगा जल में ठीक मार देते हैं। लेकिन शुद्ध पानी आपको वर्षा जल को माना जाता है। कौन सा जल को, वर्षा जल को माना जाता है। इनको याद रखिएगा। जब ये वर्षा जल ऊपर से बरसते हैं, ऊपर कहने का सेंस, ये वायुमंडल की 4 परतों में हम लोग बांट के अध्ययन करेंगे, बाद में बताएंगे जरूर। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो जहाँ बादल बनती हैं समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में, वहाँ से जो बारिश की पानी नीचे गिरती है ना, तो नीचे आने के बाद अपने वायुमंडल में बहुत सारा कण है, जिनमें हम आपको बताए भी थे। छोटे छोटे कण धूल कण मिल के बने धूल कण होते हैं। उसी धूल कण में सल्फर भी क्या होते हैं, उड़ते रहते हैं। और सल्फर किसके संपर्क में होकर के उड़ते हैं, ऑक्सीजन। वायुमंडल में बताए भी थे कि ऑक्सीजन कितना % है, 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और नाइट्रोजन है आपका 78%। तो ये SO2 पानी को क्या कर देता है, आयनित कर देता है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि क्या वर्षा जल से करंट प्रोड्यूस होता है क्या, तो शुद्ध वर्षा जल या सीधे वर्षा जल पूछे तो वर्षा जल से करंट प्रवाहित नहीं होती है। प्रश्न ये भी आ जाए तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि शुद्ध पानी कौन होता है। जब भी परीक्षा में आएगा तो आपको वर्षा जल में मारना है, लेकिन आयनित वर्षा जल में नहीं होगा। कहेगा सर आयनित वर्षा जल कैसे हुआ। जब ऊपर से पानी आते हैं नीचे, तो इस वायुमंडल में बहुत सारे कण से मिल करके वो वर्षा की पानी वो चार्जेबल हो जाता है, आयनित हो जाता है, जिसकी वजह से इनसे करंट प्रोड्यूस हो जाती है। खैर ये सामान्य बात की, इससे आगे और बढ़ेंगे तो वर्षा की पानी में जो ये सल्फर मिल जाता है तो यही स्पॉट बना देता है। स्पॉट बोले तो धब्बा बना देता है। जैसे कि वर्तमान स्थिति में आप ताजमहल की स्थिति को देखो, और ख़ासकर जहाँ गंदगी ज़्यादा रहेंगे, यमुना नदी का नाम सुने होंगे, जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। तो यमुना नदी में सबसे ज़्यादा गंदगी नदी भी यमुना नदी की हो कहा जाए। और वहाँ से क्योंकि वहाँ इंडस्ट्री एरिया है। जितने भी फैक्ट्री हैं आपको यमुना नदी के तट पे ही बना हो, और या फैक्ट्री कानपुर, लखनऊ, जो भी दिल्ली, आगरा, इन सारे सिटियों का जो फैक्ट्री का जितने भी डस्टेबल चीज़ होती है, गंदगी, खराब पदार्थ होते हैं,
उनका सीधा कनेक्शन कर दिया है यमुना नदी से, जिसकी वजह से आगरा आपको यमुना नदी के तट पर पड़ता है और आगरा में स्थित है आपका ताजमहल। और ताजमहल संगमरमर के बने पत्थरों से अच्छे से बनाया गया था, जिस समय में शाहजहाँ साहब बनाए थे। नए प्रसिद्ध भी है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने बनवाया। तो आज के दिन में जो वहाँ स्पोर्ट बन रहा है उसके ऊपर जो धब्बा बन रही है, इनका मेन रीज़न क्या है? यही गंदगी। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि ताजमहल दिन प्रतिदिन गंदगी होते जा रहे हैं या ताजमहल के ऊपर स्पोर्ट यानी धब्बा बनता जा रहा है, इसका मेन रीज़न क्या है? तो वर्षा की पानी उस पर जो पड़ती है ना, इसकी वजह से। सर वर्षा की पानी आप तो शुद्ध बताएं, शुद्ध को तो आपने अशुद्ध किया ना। अरे ऊपर से पानी जब नीचे आए तो आयनित तो हो करके तो वो फिर सल्फर के एक तो चार्जेबल हो गया, साथ ही साथ सल्फर मिल करके वो क्या होता है? स्पॉट बना देता है। एक और चीज़ आपको सल्फर के बारे में बताए थे, ये है आपका मरकरी का सूत्र। जब मरकरी और सल्फर एक दूसरे से मिल जाए और एक सूत्र बन जाता है HgS, जिसको हम लोग इसका नाम जानते हैं सीने बार के नाम से जाना जाता है। और ये सीने बार क्या है? सिंदूर का ओर्स कहा जाए, सिंदूर का अयस्क। कहता कभी क्वेश्चन आपके पूछ भी दिया जाए कि सिंदूर किसका मूल रूप से अयस्क है, तो सीने बार का। और सल्फर और क्या है ये मरकरी फिर मिल करके क्या बन जाता है आपका? HgS होता है। साथ ही साथ आपको हम एक और बात बताए थे, अंडा जानते हैं ना? एक क्वेश्चन और आपको देते हैं, सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, जो सबसे बड़ा होता है। खैर सामान्य अंडा में आ जाइए, अंडा के बीच में जो पीला वाला पार्ट होता है ना, उसमें भी सल्फर की मात्रा होती है। फिर से बताऊं, अंडा के जो बीच में पीला वाला पार्ट होता है उसमें भी किसकी मात्रा होती है? आपको सल्फर की मात्रा होती है। और वो सल्फर क्या करता है आपको, अगर इससे संपर्क हो जाए, अगर Ag किसका सिंबल है? चांदी का, तो दोनों एक जहरीला गैस उत्पन्न कर देता है, जो मानव को खाने की दृष्टि से बड़ी अपच्य चीज़ होती है। क्वेश्चन पूछा जाए कि चांदी के चम्मच से अंडा क्यों नहीं खाना चाहिए? तो चांदी के चम्मच से अंडा इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि अंडा के भीतर में क्या होता है, जो पीला पार्ट होती है वो सल्फर से युक्त होते हैं, और सिल्वर और सल्फर अर्थात चांदी और गंधक दोनों मिल करके एक गैस का निर्माण करता है, जो मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। इस वजह से चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित है, नहीं खाना चाहिए। उम्मीद है कि आप सल्फर के बारे में ढेर सारा जानकारी ले लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं क्लोरीन की ओर। भूलना नहीं कि क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है और द्रव्यमान कितना होता है आपका? 35.5 होता है। क्लोरीन के बारे में मूल रूप से हमें क्या जानना है? क्लोरीन का मूल काम है पानी को साफ करना। सिर्फ पानी ही नहीं, जितने भी चीज़ होते हैं, जैसे कि आपको देखा जाए तो जीवाणु यानी बैक्टीरिया को मारने में काम आता है, ठीक ना? तो ये पीने की पानी हो या स्विमिंग पूल की पानी हो या जो भी ट्यूबवेल की पानी हो, इन सभी पानी सीधा समझो ना, पानी साफ करने में काम आता है, साफ करने में काम आता है। तो पानी साफ करने में काम आता है कहने का सेंस, चाहे स्विमिंग पूल की पानी आप साफ कर करवाइए, क्योंकि वहाँ भी तो पब्लिक आते हैं नहाने के लिए, पानी साफ नहीं रहेगा तो फिर कैसे नहाएगा? साथ ही साथ पीने की पानी है, उनको भी साफ करने में काम आता है। और क्लोरीन से एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, मैंने बताया भी था सोडियम जिस दिन पढ़ाए थे कि सोडियम जब क्लोरीन से संपर्क कर ले तो एक सूत्र बन जाता है जिसका नाम है NaCl। और ये किसका सूत्र है? ये आपका साधारण नमक का, साधारण नमक का। इनको भी थोड़ा याद रखिएगा, जब भी नमक आया तो नमक से रिलेटेड याद रखिएगा। नमक अनुसंधान केंद्र कहाँ है? आपको भावनगर में है, नमक अनुसंधान केंद्र भावनगर में है। और हमें आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। अगर आप आयोडीन युक्त नमक नहीं खाइएगा तो गलगंड हो जाती है बीमारी, और ये गलगंड होने का मेन रीज़न है अपने यहाँ पे थायराइड ग्रंथि है, और इस थायराइड ग्रंथि थायरैक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। तो आयोडीन युक्त नमक अगर नहीं खाइएगा तो यहीं से ये हार्मोन निकलना क्या हो जाएगा? आपका बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलगंड हो जाएगी। इसीलिए आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। खैर, क्लोरीन से एक और बात आपको हम बताएंगे। क्लोरीन क्या करते हैं? फूल को रंग उड़ा देते हैं। कभी कंपटीशन में क्वेश्चन में आ जाए कि फूलों के रंग उड़ा देते हैं कौन सी गैस, तो फूलों को रंग उड़ाने में मूल रूप से अगर कोई गैस काम करता है तो उसका नाम आपका क्लोरीन है। उम्मीद है कि आप सल्फर और क्लोरीन को अच्छे से समझे होंगे। अब हम बढ़ते हैं आर्गन की ओर। लिखेंगे आर्गन को। आर्गन के बारे में क्या याद रखना है? आर्गन का परमाणु संख्या आपको 18 है और द्रव्यमान कितना दिया है? 39.9 दिया है। इनको याद रखिएगा। आर्गन एक अक्रिय गैस है। हालांकि अक्रिय गैस के बारे में हमको जानकारी दे दी है कि कुल मिलाकर के कितने अक्रिय गैस है, तो 6 अक्रिय गैस है। सबसे पहला जो अक्रिय गैस है अपना पीरियडिक टेबल PT में, वो है आपका हीलियम। हीलियम के बाद नियॉन है, आर्गन है, फिर क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन को देखेंगे। आज हम आर्गन को पढ़ेंगे।
अपने ये वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में अगर कोई गैस है तो आपको नाइट्रोजन याद रखना है, जो आप रटे भी 78%, कभी कभी 79% भी ले लिया जाता है, 79%। तो याद रखिएगा 78-79 एवरेज है, सन्निग्ध मान, सिग्निफिकेंट वैल्यू कहा जाए इसको, उतना मिले सकते हैं आंसर। खैर नाइट्रोजन के बाद आपको ऑक्सीजन पूछ लिया जाता है तो 21% है, वहीं कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। ये जो मैं इतना गैस जो आपको बताया, आपकी परीक्षा में ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है, और खासकर अक्रिय गैस में तो सबसे कम मात्रा में अक्रिय गैस अगर कोई पाए जाते हैं तो उसका नाम है आपका आर्गन। ठीक है, अब कितना है इनको नहीं याद रखिए, सीधे याद रखिए सबसे कम मात्रा में कौन है आपका आर्गन। साथ ही साथ बल्ब जो होते हैं, बल्ब, उस बल्ब के अंदर एक फिलामेंट बना होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि बल्ब के अंदर जो तंतु बनी होती है फिलामेंट, वो किस तार का बना होता है, तो वो उसमें वायर होती है टंगस्टन तार का। परीक्षा में ये भी पूछ लिया जाता है कि टंगस्टन का संकेत क्या होता है, तो टंगस्टन का संकेत आपको W याद रखेगा। देखिए मीनिंग हो रहा है टंगस्टन T से, लेकिन परीक्षा में बच्चे लोग टी वाला खोजेगा, ऑप्शन टी में टिक मार देगा। तो टंगस्टन का संकेत क्या होता है W, इनको कन्फ्यूजन को थोड़ा दूर रखिएगा। और टंगस्टन तार की जो बनी हुई कुंडली होती है, क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाएगा कि बल्ब के अंदर फिलामेंट किस वायर का बना होता है, तो टंगस्टन तार का बना होता है। और उस बल्ब के अंदर में जो ऑक्सीजन होती है, उस ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया जाता है। 100 वाट का बल्ब आप लोग देखे होंगे पहले, और ऑक्सीजन निकाल करके उस के अंदर एक गैस भर दी जाती है जिसका नाम है आर्गन गैस। और यही आर्गन गैस अंदर में जा करके उस फिलामेंट को संभाल के रखता है। संभाल कहने का सेंस, अगर बाहर से रत्ती भर भी ऑक्सीजन उसमें प्रवेश कर गया तो उस फिलामेंट को भंगुर कर देगा। भंगुर कहने का सेंस फ्यूज हो जाएगा बल्ब, नहीं। तो याद रखिएगा विद्युत बल्ब में भी आपको आर्गन गैस भरने को मिलेगा। तो उम्मीद है कि आर्गन के बारे में आप 2-3 बातें अच्छे से समझे होंगे। उसके बाद साथ ही साथ आर्गन का एक और याद रखिएगा, जो वेल्डिंग होती है ना, वेल्डिंग के सेंस में भी हम लोग आर्गन का यूज करते हैं। जब भी आप वेल्डिंग कीजिएगा तो वेल्डिंग में भी आर्गन का इस्तेमाल होता है, इनको याद रखिएगा। आर्गन के बाद हम लोग बढ़ते हैं पोटेशियम की ओर। भूलना नहीं कि पोटेशियम का सिंबल K होता है और परमाणु संख्या इसका 19 होता है, द्रव्यमान संख्या 39.1 होता है। याद रखिएगा पोटेशियम एकमात्र ऐसा तत्व है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है, जिसे कहाँ डुबा करके रखते हैं। पोटेशियम को जब वायुमंडल में रखोगे, खुली वायुमंडल में, तो ये हवा के संपर्क में आकर के इसमें भी आग लग जाता है। इसलिए पोटेशियम को जल में डुबा करके रखा जाता है। अब यहीं से क्वेश्चन का कन्फ्यूजन बढ़ना स्टार्ट हो गया। कहे क्यों? एक बार आपको हम सोडियम को डुबा करके रखे थे, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सोडियम को हवा में जलने से बचाने के लिए कहाँ डुबा करके रखते हैं, क्योंकि सोडियम भी हवा बोल रहे तो ऑक्सीजन से संपर्क करके आग लगा देता है, आग जल जाती है। इसलिए सोडियम को हम लोग क्या करते हैं, किरोसिन तेल में डुबा करके रखते हैं। जब आपको प्रश्न आ जाए कि पोटेशियम को कहाँ डुबा करके रखा जाता है, तो याद रखिएगा पोटेशियम को हम लोग जल में डुबा करके रखते हैं। किस चीज़ में? जल में। जल का फॉर्मूला होता है H2O, और कभी कभी परीक्षा में पूछ दिया जाए कि भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है, तो D2O। इनको सॉरी, ये हो जाएगा आपका भारी जल, और सिंपल जल है अपना H2O। उम्मीद है कि पोटेशियम को आप समझे होंगे। साथ ही साथ देखिएगा कभी कभी आप लोग ग्रामीण तौर में खासकर ये भ्रमित ज़्यादा चीज़ रहती है, अपने सबके बॉडी का जो मांस होते हैं ना, चाहे अपना बॉडी का मांस हो या जानवर या जीव जंतु कोई भी हो, उनके बॉडी के मांस में भी पोटेशियम की मात्रा होती है। और यही पोटेशियम, मैं तो शुरू में ही बताया ना कि हवा के संपर्क में आकर के क्या होता है, पोटेशियम में आग लग जाती है। इसीलिए देखिएगा कभी कभी मुर्दहिया जानते होंगे, हाँ, मुर्दहिया में जब लोगों को जहाँ मरते हैं वहाँ जब जलाते हैं तो बाँस से उसको खुचार खुचार के जला देते हैं। तो क्या होता है, मानव का जो मांस होते हैं इस बाँस में फंस जाता है और उसको फेंक दिया जाता है। कुछ देर के बाद या कुछ दिन के बाद वो मांस हवा से संपर्क करके जरने लगता है, और इसी को हम लोग लौकिक भाषा में बोल देते हैं कि भूत रिक्शा है। सिर्फ वही नहीं, अगर किसी खेती में भी देखिएगा, कहीं बौन में या कोई जंगल में कि कोई जीव मर गया, तो उनके मांस में भी तो पोटेशियम की मात्रा है। और वो मांस क्या होते हैं, जब हवा के संपर्क में आते हैं तो जलने लगता है, आग उत्पन्न होने लगती है। और उससे वैसी स्थिति में जब बाध चरत क्षेत्र कहा जाए या भीषण जंगल कहा जाए, वहाँ अगर आग की लौ दिखाई दे तो बच्चे लोग और खासकर कुछ पुरुष सीनियर सिटीजन में भी ऐसी भ्रमित आ जाती है कि वहाँ भूत रिक्शा चला रहा है। बट ऐसा नहीं है, वो किसी बॉडी का मांस होगा, चाहे वो मानव की बॉडी हो या कोई जीव जंतु की बॉडी हो।
वो मांस ऑक्सीजन के संपर्क में वहाँ क्या होता है, आग लग जाती है इस वजह से। तो उम्मीद है कि आप पोटेशियम को समझे होंगे 2 बातें। अब हम आते हैं कैल्शियम की ओर। भूलना नहीं कि कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 20 होता है और द्रव्यमान संख्या 40 होता है। सर आप 40.1 लिखे, ये प्योर मान है, आप अप्रॉक्सीमेट मान याद रखें। कैल्शियम का मेन रूप से काम है बॉडी में हड्डी को मजबूती प्रदान करना। और ये क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि मानव बॉडी का सबसे मजबूत हड्डी कौन है, ये जिसको हम जबड़ा कहते हैं। एग्जाम में आ जाए एनामिल, इंग्लिश में एनामिल कहते हैं, हिंदी में जबड़ा कहते हैं। तो ये वाला पार्ट है। और इनको या कोई भी हड्डी को अगर मजबूती प्रदान करता है तो आपको कैल्शियम की भरपाई आप कहाँ कीजिएगा, आप दूध पीजिए अच्छे से। दूध में बहुत अच्छा मात्रा में आपको कैल्शियम देखने को मिलता है। अगर आपके बॉडी में कैल्शियम नहीं रहते हैं तो कहते हैं ना बॉडी एकदम अंगड़ाई आने लगा, टटाने लगता है, अर्थात आपकी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा उस टाइम पे क्या होती है, घट जाती है। डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको कैल्शियम युक्त गोटी लिख के दिया जाता है और वो आप खाते हैं, फिर आप फिटम फिट हो जाते हैं। तो कैल्शियम कभी कमी नहीं होने दीजिए, ज़रूर दबा के दीजिए 1 गिलास दूध, कैल्शियम आपका टनाटन रहेगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप अच्छे से समझे होंगे इन सारे टॉपिक को। कैल्शियम अदर चीज़ से संपर्क करके कैसे आपको जिंदा चूना बनाता है। जिंदा चूना का सूत्र CaO कैल्शियम ऑक्साइड होता है। बुझा हुआ चूना, संगमरमर, इन समों भी कैल्शियम का होता है, जो बाद में आपको बताएंगे। बहरहाल अभी बेसिक बात जानिए कि एलिमेंट का नाम क्या, छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो अब जो अपना एक लास्ट वीडियो बनेगा वो बनेगा आपका 5वां वीडियो, जिसमें जो भी मेन आपका एलिमेंट बच गया है, जैसे चांदी, सोना, पाड़ा, सीसा, आयोडीन, इन सभी एलिमेंट का हम एक ही वीडियो में चर्चा कर देंगे और आपका बेसिक जो एलिमेंट का बेसिक केमिस्ट्री है वो ख़त्म होगा। फिर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में जाएंगे, वहाँ भी छोटी छोटी बातें, आवेश, चार्ज, बहुत सारा चीज़ आपको सिखा देंगे। किस ब्लॉक में जाना है, P ब्लॉक है कि S ब्लॉक है कि D ब्लॉक है, ये सारा चीज़ आपको सिखाएंगे। बहरहाल लेते हैं हम विदा, तब तक के लिए आप सभी को गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।